जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाई पॉलिटिकल पे। राजनीति विज्ञान के 2000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये जो इतने भी प्रश्न मैं इसमें करवाने वाला हूँ, ये आपके उन सभी परीक्षाओं या एग्ज़ाम्स जो कि राजनीति विज्ञान से संबंधित होते हैं उनमें आपके ज़रूर से बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। लगभग आप जितने भी एग्ज़ाम्स देते हैं, चाहे वो नेट हो, सेट हो, जेआरएफ हो या फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीजीटी हो, उन सभी का लगभग 80% जो पार्ट है वो आपको इन 2000 प्लस प्रश्नों में मिल जाएगा। और अगर आपने इसको कर लिया तो 80% क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही करके आएंगे और 70% पर तो सिलेक्शन ही हो जाता है, आपको जेआरएफ भी मिल जाता है। ठीक है, तो आइए इस सीरीज को हम लोग अब शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन आ गया है, मिलान करना है। तो आपको क्या करना है, जितनी देर में मैं इस प्रश्न को पढ़ रहा हूँ उतनी देर में आपको देख लेना है कि जो ऑप्शंस है वो क्या है, क्वेश्चन क्या है, और उसी हिसाब से अपना आंसर भी आपको उतनी ही देर में सोच लेना है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है विकास के कुछ चरण हैं और उसके सामने उसकी अवधि दी हुई है, जिसमें सबसे पहला है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के सिद्धांत 1938 टू 1947। दूसरा है एरा ऑफ चैलेंजेस, संकट का दौर 1948 टू 1970। थर्ड है आपका पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी 1887 टू 1926। और फोर्थ है आपका क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, अस्तित्व का संकट 1927 टू 1937। आई होप आप लोगों ने इन चार ऑप्शंस में से किसी एक को सेलेक्ट कर लिया होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका आंसर नंबर 2। मतलब कि लोक प्रशासन के सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, वो आपका फर्स्ट वाले से है, बी वाला सेकंड वाले से। मतलब कि ये जो मिलान है ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। केवल सी और डी में क्या है, इंटरचेंज है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत से लोक प्रशासन का विकास माना जाता है और वर्तमान तक निम्नलिखित 6 चरणों में हम इसको विभाजित करके देखते हैं। जिसमें पहला जो चरण है उसे हम कहते हैं राजनीति प्रशासन द्विभाजन। ये 1887 से लेकर के 1926 तक होता है। फिर आता है दूसरा चरण, इसे हम प्रशासन के सिद्धांत का काल कहते हैं, जो कि 1927 से लेकर के 1937 तक होता है। फिर आता है आपका तीसरा चरण, जिसे चुनौतियों का युग भी कहा जाता है। ये आपका 1938 से लेकर के 1947 तक, लगभग 9 साल का उसका डिफरेंस होता है। फिर चौथा चरण आया, वो है आपका पहचान का संकट, 48 से लेकर के 70 तक। ठीक है। और पांचवा चरण है आपका अंतर विषयी इंटरडिसिप्लिनरी एवं परिपक्वता का काल, जो कि 1971 से लेकर के 1990 तक रहता है। और छठवां है आपका नवीन लोक प्रबंध का काल, जो कि 1991 से लेकर के वर्तमान तक रहता है। तो कई बार एग्जाम्स में आपसे डायरेक्ट इनके चरणों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर ये किस पीरियड में ये जो आपके चरण है ये लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो इनको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो का टारगेट हम लोग सेट करते हैं 2000 लाइक्स। देखिए, जब भी आप मॉर्निंग में किसी भी एक छोटे से टारगेट को ले लीजिए और अपना पूरा दिन आप उस टारगेट को अचीव करने में लगा दीजिए। आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ काफ़ी हद तक बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एल्टन मेयो द्वारा संचालित हाथोड़ प्रयोगों का सार निम्नलिखित में से किसमें निहित है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, सेकंड है आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, तीसरा है आपका ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड सेंटिमेंट्स, और चौथा है आपका बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट। 1 सेकंड का टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर उसके बाद आंसर को सोच लीजिए कि आपका आंसर क्या होगा। तो अगर हम देखें इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा थर्ड, ए, सी एंड डी। मतलब कि ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, फिर आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, और फोर्थ है आपका बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट। थर्ड वाला इसमें नहीं आता है। तो बाकी कौन कौन से इसमें शामिल है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए, 1927 में
हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एल्टन मेयो और फ्रिट्ज रोथेलबर्गर ने एक उन्होंने एक सर्वे किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि उनकी बुक मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स में पब्लिश होती है। और यह प्रयोग लगभग 1932 तक चलता है, 1932 तक। तो हाथों प्रयोगों से ये पता चला कि कर्मचारियों की उत्पादकता केवल काम की जो भौतिक स्थितियाँ या फिजिकल सिचुएशंस होती हैं, या फिर उनको जो हम पेमेंट करते हैं, केवल वही नहीं है, बल्कि उनका एनवायरनमेंट भी उनको बहुत कुछ इफ़ेक्ट करता है। तो उसी को जांचने के लिए उन्होंने 4 एक्सपेरिमेंट किए, जिनका क्रम आपसे कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है, उनका ड्यूरेशन पूछा जाता है। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका द ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, जो कि 1924 से 1927 तक लगभग 3 सालों तक चलता है, जिसमें वे प्रकाश के माध्यम से कि किसी रूम में अगर लाइटिंग अच्छे से नहीं है तो उससे जो लेबर्स हैं उनके प्रोडक्टिविटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये उन्होंने टेस्ट किया। फिर सेकंड में रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट होता है 1927 टू 1928 तक। फिर उसके बाद थर्ड आपका ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट एक्सपेरिमेंट्स होता है 1928 टू 1931 तक। तो देखिए, पहला कितने साल का था? 3 साल का, 24 से 27 तक। दूसरा 1 साल का था, 27 से 28 तक। तीसरा 28 से 31 तक, 3 साल का। और चौथा आपका है बैंक वायरिंग टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट 1931 से 1932 तक। तो देखिए, अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो पहली बात तो ये, पहले में आप इल्यूमिनेशन याद रखिए, दूसरे में असेंबली, तीसरे में ह्यूमन एटीट्यूड और चौथे में बैंक वायरिंग। और अगर आपको जो ईयर्स अगर आपको नहीं याद हो रहे हैं तो पहले में देखिए कितने साल का गैप है? 3 साल का। दूसरे में 1 साल का। फिर तीसरे में 3 साल का। और चौथे में 1 साल का। तो 24 से लेकर के 32 तक आप 3 1 में आप उसको डिवाइड करके उसको याद कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका है कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है ये जितने भी कन्वेंशंस हुए हैं, ये कब कब सबसे पहला कौन हुआ और उसके बाद कौन सा हुआ, आपको ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहला आता है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, दूसरा है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, थर्ड है आपका यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट इन रियो डी जेनेरियो, और फोर्थ है आपका यूएन डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब आपको इसमें से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें आपको सेलेक्ट करना है। तो अगर हम देखें इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा आपका सेकंड। मतलब कि सबसे पहले आपका यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स साइन हुआ, उसके बाद आपका इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, उसके बाद आपका सी यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट इन रियो डी जेनेरियो, और सबसे लास्ट में आपका क्योटो प्रोटोकॉल है। तो अगर हम देखें कि इनका ईयर क्या था, तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स आपका 1966 में, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट इन रियो डी जेनेरियो 1992 में, और यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आपका 1948 में साइन हुआ था। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्या है? आप सभी को पता है कि एक राज्य के 4 मूल तत्व होते हैं। वो क्या है? एक निश्चित भूभाग, एक अस्थायी जनसंख्या, एक प्रभावी सरकार और संप्रभुता। ये सबको पता है। तो ये जो चारों मूल तत्व हैं, यह किस सम्मेलन में निश्चित किए गए थे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है मॉन्टेविडो कॉन्वेंशन ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स 1933, सेकेंड है आपका जेनेवा कॉन्वेंशन 1949, थर्ड है आपका मिनामाटा कॉन्वेंशन 2013, और चौथा है आपका बॉन कन्वेंशन 1979। तो अगर हम देखें इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका फर्स्ट, मॉन्टेविडो कन्वेंशन ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स 1933। तो 1933 में मॉन्टेविडो कन्वेंशन में ये फिक्स किया गया, एक डेफिनीशन दी गई स्टेट की, कि स्टेट हम उसी एंटिटी को कहेंगे जिसके अंदर ये 4 मूल तत्व होंगे: निश्चित भूभाग, अस्थायी जनसंख्या, प्रभावी सरकार और संप्रभुता। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एकल संक्रमणी मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एसटीवी का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले चिंतक का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है जे.एस. मिल, दूसरा है थॉमस हेयर, थर्ड है डेविड ईस्टन, और फोर्थ है आपके पास लूसियन पाई। इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करिए और हम देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए।
तो इसका सही आंसर होगा सेकंड, थॉमस हेयर। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम किसने दिया? थॉमस हेयर ने दिया। लेकिन एसटीवी का सबसे पहले अगर आविष्कार की बात करें तो वो थॉमस राइट हिल ने किया था। लेकिन इसका सबसे पहले व्यवस्थित प्रतिपादन, सिस्टमेटिक यूज, वो थॉमस हेयर ने किया था। और थॉमस हेयर ने ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का भी सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था, जिस वजह से उसे हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का दूसरा नाम क्या है, या फिर उसे किसने बनाया था। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि किस घटना ने पेरियार को नास्तिक बनाया था। पहला है आत्मसम्मान आंदोलन ने, दूसरा है काशी तीर्थ यात्रा की घटना ने, तीसरा है द्रविड़ राष्ट्रीय आंदोलन ने, और चौथा है समाज में भेदभाव के कारण। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। काशी तीर्थ यात्रा की घटना में जब वहाँ के मंदिर के पुजारियों द्वारा उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया जाता है तो वो बहुत ही खिन्न होते हैं और वहीं से वो नास्तिक बन जाते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि वंदना शिवा किस रूप में जानी जाती हैं, वो किस लिए फेमस हैं। तो फर्स्ट है कि वो एक पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हैं, सेकंड है मार्क्सिस्ट थिंकर हैं, थर्ड है इको फेमिनिस्ट हैं, या फोर्थ है कि वो एक रेडिकलिस्ट उग्रवादी विचारक हैं। तो अगर हम देखें इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, इको फेमिनिस्ट। वो एक पारिस्थितिकीवादी नारीवादी विचारक हैं। अब अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? एक बार, दो बार, तीन बार, या फिर चार बार? ऑप्शन आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो इसका आंसर होगा आपका दो बार। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार संसद की प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच कम से कम 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, और इस वजह से मिनिमम एक साल में 2 मीटिंग कंपलसरी है। अब अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। यह कथन, यह स्टेटमेंट किसका है? पहला ऑप्शन है आपका ए.के. अय्यर, दूसरा है एच.एन. कुंजरू, तीसरा है एच.वी. कामत, और चौथा है के.टी. शाह। तो अगर हम बात करें इसका आंसर क्या होगा, तो ये स्टेटमेंट दिया था के.टी. शाह ने। अगर हम बात करें डीपीएसपी की, तो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक इसका उल्लेख मिलता है। इसको हम 3 प्रकार के भागों में हम इसे विभाजित कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व, जो कि आपका अनुच्छेद 40, 43, 43B, 46, 47 और 48 में आते हैं। दूसरा आपका उदार बौद्धिक सिद्धांत है, जो कि आर्टिकल 44, 45, 48, 49, 50 और 51 में आते हैं। और तीसरा आपका समाजवादी सिद्धांत, जो कि आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 में आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, अगर आपको ये याद हो जाते हैं क्योंकि सारे सीरीज में हैं, तो कई बार आंसर राइटिंग में या फिर इंटरव्यूज़ में आपसे पूछा जाता है, तो आप इसको बता करके अपना एक अच्छा इंप्रेशन जमा सकते हैं। अब अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो इसमें आपको एक गलत विकल्प बताना है कि 5 आपके सामने ऑप्शन है, इसमें से गलत कौन सा है। तो पहला है आपके पास मैस्लो का नीड हायरार्की थियरी, दूसरा है मैकग्रेगर का एक्स एंड वाई थियरी, तीसरा है हर्जरबर्ग का 2 फैक्टर थियरी, फोर्थ है आपका आउची का जेट थियरी, और पांचवा है व्रूम की प्रोबेबिलिटी थियरी। आपको बताना है कि इसमें से कौन से गलत हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं, दूसरा है कि थर्ड वाला केवल गलत है, थर्ड है कि फिफ्थ वाला गलत है, और फोर्थ है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ गलत है। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक सोच लिया होगा कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें आपका जो फिफ्थ वाला है वो विकल्प गलत है, और बाकी के जो 4 हैं वो क्या हैं, वो सही हैं। मतलब कि मैस्लो का नीड हायरार्की थियरी है, मैकग्रेगर का एक्स एंड वाई थियरी है, हर्जरबर्ग का 2 फैक्टर थियरी और आउची का जेट थियरी है। और व्रूम ने एक्सपेक्टेंसी थियरी दिया था, व्रूम का प्रत्याशा सिद्धांत। बेसिकली यह सिद्धांत मुख्यतः व्यक्ति की अपेक्षाओं और प्रयासों के मध्य जो सहसंबंध है या कोरिलेशन है उसके बारे में ये बात करता है। अब आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है
कि यह किसने कहा है कि यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, एम.एन. श्रीनिवास, मायरन वीनर, रजनी कोठारी और मॉरिस जॉन्स। इसका आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको जितने भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग नेट और बाकी सारे एग्ज़ाम्स के, तो आप लोग टेलीग्राम जो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात याद रखिएगा कि पढ़ाई ही आपको आपका हक दिला सकती है, और जितने भी आपके ख्वाब हैं या जो भी आप करना चाहते हैं वो सब कुछ अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आप उसको पा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।